हमारा लॉज ऑफ मोशन का सेकंड पार्ट है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात करी थी कि जो फोर्स कंसेप्ट है उसको हम 5 पार्ट्स में रखेंगे और लगभग 40 मिनट्स का ड्यूरेशन सबका होगा। एक पार्ट आप पहले देख चुके हो, ये सेकंड पार्ट है। इस पार्ट में हम लोग नॉर्मल रिएक्शन, जो वेट है पहले पिछले बार हमने देखा था वो, और तीसरा हमारे पास टेंशन, इनको मिक्स करके इनके ऊपर जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको देखेंगे। और हम शुरुआत वापस से थोड़ा सा हम रिव्यू करते हैं चीज़ों को, क्या क्या हमने देखा था। आपने लॉज ऑफ मोशन में जो फोर्सेस देखे थे, उन फोर्सेस में आपके पास पहली चीज़ जो आपने देखी थी वो वेट था। वेट के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी पोजीशन पे होगा, किसी भी सिचुएशन में होगा, उस पर एक फोर्स तो हमेशा लगता ही है, इसे ग्रेविटेशनल पुल कहते हो, mg डाउनवर्ड। ये कहीं पे भी हो, ये आपके पास किसी सरफेस पे हो, हवा पे हो, पानी पे हो, इस फोर्स को आप इग्नोर नहीं कर सकते। ये वो फोर्सेस होते हैं आपके पास जो अकेले लग सकते हैं। बहुत कम ऐसे फोर्सेस होते हैं जो अकेले लग सकते हैं, जिसमें से ये ग्रेविटेशनल फोर्स है जो अकेले लग सकता है। आप आगे चल के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देखोगे जो अकेले लग सकता है, और आप मैग्नेटिक फोर्स देखोगे जो अकेले लग सकता है। जो भी फोर्स अकेले लगते हैं, धीरे धीरे करके आप जब उन चैप्टर्स पे जाओगे तो आप देखोगे उनकी अपनी फील्ड होती है। तो आप आगे चल के जो पढ़ोगे वो ग्रेविटेशनल फील्ड भी देखोगे, आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड भी देखोगे, और आप फाइनली मैग्नेटिक फील्ड भी देखोगे। ये क्लास 11 से 12 तक का आपका सफर रहेगा। आप कभी और दूसरे फोर्सेस की फील्ड नहीं देखोगे, और इसके बारे में अभी बताने की जरूरत भी नहीं है। तो ये आपके पास वेट है, ये mg वर्टिकली डाउनवर्ड आपके पास लग रहा है। और मैंने आपको बताया था कि जो दूसरा फोर्स है वो फोर्स आपके पास क्या कहलाता है, नॉर्मल रिएक्शन। ये दो फोर्स आपके पास ऐसे फोर्सेस हैं, ये आपके ऊपर पूरी जिंदगी ये दो फोर्सेस तो लगते हैं। ये ऐसा हो नहीं सकता आपके पास कि ये दो फोर्स आपके पास ना लगे। मोमेंटरली कभी हो सकता है कि नॉर्मल रिएक्शन ना लग रहा हो अगर आप पानी में हैं या आप हवा में हैं, अदरवाइज 99.99% केसेस में ये दोनों फोर्सेस आपको संभाल के रखते हैं। और नॉर्मल रिएक्शन आपने देखा था कि अगर आपके पास आप एक सरफेस पे खड़े हो तो आपके पास mg, अब इसके बारे में तो हमें कुछ सोचना ही नहीं है, और आपके पास ये नॉर्मल रिएक्शन सरफेस से नॉर्मल की तरफ, जिस सरफेस पे आप खड़े हो उससे नॉर्मल की तरफ। अगर आप किसी पहाड़ी से उतर रहे हो और पहाड़ी से आप उतरोगे तो आपके पास mg तो ठीक वर्टिकली डाउनवर्ड आपके पास एक्ट करेगा, लेकिन नॉर्मल रिएक्शन आपके पास कहाँ होगा, ये आपके पास सरफेस के परपेंडिकुलर एक्ट करता है। इन दो फोर्सेस को हम बहुत बारी बहुत तरीके से देखेंगे, समझेंगे। इनके ऊपर न्यूमेरिकल्स लेते हैं तो और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इससे पहले हम आगे चलना शुरू करें, वेट जो है वो फिक्स है। फिक्स का मतलब आपके पास इसके अंदर कोई वेरिएशन नहीं हो सकता। फिक्स का मतलब इसका मैग्नीट्यूड जो होगा इट इज ऑलवेज mg, और इसका डायरेक्शन जो होगा वो आपके पास, इसके डायरेक्शन के बारे में बोलोगे तो ये आपके पास हमेशा क्या होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड्स। इसमें कोई भी आपके पास चेंजेस नहीं है। नॉर्मल रिएक्शन की बात करोगे तो इसका डायरेक्शन के बारे में तो हम हमेशा से बहुत ही स्पेसिफिक हैं, इट इज नॉर्मल टू द सरफेस। और अगर आप मैग्नीट्यूड के बारे में बात करोगे तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो सेल्फ एडजस्टिंग है। और इसी को लेते हुए इसी शब्द को समझेंगे हम, आगे आने वाले जो भी हमारे न्यूमेरिकल्स होंगे उसमें हम आगे समझेंगे कि आपके पास इस सेल्फ एडजस्टिंग का मतलब क्या है और ये फिक्स है इसका मतलब क्या है। अगर आप थोड़ी देर के लिए इमेजिन करिए, हमारे पास एक एलिवेटर है। ये दोनों फोर्सेस को समझने के लिए हमें वर्टिकल मोशन को देखना पड़ेगा, और वर्टिकल मोशन जो आपने आज तक किया होगा वो आपने एलिवेटर के अंदर किया होगा, लिफ्ट जिसे कहते हैं, लिफ्ट के अंदर आप हो। तो आपके पास एक केस है, आप लिफ्ट के अंदर हो और लिफ्ट जो है वो रेस्ट पे है। अगर लिफ्ट रेस्ट पे है, उस पर कोई स्पीड नहीं है, तो आपके पास फोर्सेस क्या क्या लग रहे होंगे, एक mg डाउनवर्ड वो लगना ही है, और दूसरा फोर्स आपके पास, क्योंकि ये सरफेस के ऊपर खड़ा हुआ है, तो एक रिएक्शनल फोर्स आपके पास r ऊपर की तरफ। मैं कई बारी नॉर्मल रिएक्शन को r, कई बारी n ले रहा हूं, इसको आप बेयर कर लेना। तो ये r आपके पास ऊपर की तरफ लग रहा है, mg नीचे की तरफ लग रहा है, रेस्ट पे है यानी एक्सेलरेशन 0 है। तो आपके पास जितना ऊपर की तरफ फोर्स है उतना ही नीचे की तरफ फोर्स है, r बराबर mg। लगभग आपके पास मैक्सिमम वक्त जब हम रहते हैं
किसी भी समय, तो उस समय r और mg आपके पास बराबर होता है। बस आपके पास एक हॉरिजॉन्टल सरफेस होना चाहिए। उस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे आप अगर चुपचाप से खड़े हुए हो तो जो नॉर्मल रिएक्शन आपको सरफेस से मिल रहा है ये उसी के बराबर होगा जितना ग्रेविटेशनल पुल है। इमेजिन करिए कि आपके पास ये एलिवेटर जो है किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर मूव कर रहा है और वो वेलोसिटी आपके पास है 5 मीटर पर सेकेंड ऊपर की तरफ है। इसके ऊपर फोर्सेस आपके पास क्या लगेंगे? इसके ऊपर फोर्सेस आपके पास mg और ये आपके पास नॉर्मल रिएक्शन r लगेगा। वेलोसिटी अगर आपके पास कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन अभी भी जीरो होगा, और एक्सेलरेशन जीरो है तो अभी भी आपके पास r और mg ये दोनों आपके पास बराबर होंगे। आप कभी भी एलिवेटर के अंदर बैठ के ये नहीं बता सकते कि एलिवेटर रेस्ट पे है या एलिवेटर ऊपर की तरफ यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है या एलिवेटर नीचे की तरफ यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है। आपके पास एलिवेटर के अंदर एक डिजिटल बोर्ड होता है जिसमें आपके पास वो डिजिटली आपको दिखाता है कि एलिवेटर ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, 4th फ्लोर पे है, 5th फ्लोर पे है, ग्राउंड फ्लोर पे है। लेकिन आपके पास अपना कोई तरीका नहीं हो सकता जिससे आप इस रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन, एक्सेलरेशन जीरो इज यूनिफॉर्म मोशन, इनको डिस्टिंग्विश कर सकें। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ ये इंडिकेट करता है कि ये पॉसिबल नहीं है कि आप रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन, एक्सेलरेटेड मोशन एक अलग चीज है। एक्सेलरेटेड मोशन में आपकी स्पीड या तो बढ़ रही होगी या स्पीड कम हो रही होगी। अगर वन डायमेंशनल है तो या तो आपकी रफ्तार बढ़ रही होगी या रफ्तार कम हो रही होगी। अगर दोनों ही चीजें नहीं हो रही, आपकी स्पीड यूनिफॉर्म है, एक्सेलरेशन जीरो है, तो आपको पता भी नहीं लगेगा कि एलिवेटर रुका हुआ है या चल रहा है। और ऐसा आपने कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस किया भी होगा। तो आपके पास इन दोनों केसेस में जहां पे वो एलिवेटर रेस्ट पे है वहां पे भी रिएक्शनल फोर्स mg के बराबर होगा। जहां एलिवेटर आपके पास किसी स्पीड से चाहे ऊपर जा रहा हो चाहे नीचे जा रहा हो वहां पे भी एलिवेटर आपके पास क्या होगा? वो r बराबर mg को ही दे रहा होगा। केस थर्ड देखते हैं। केस थर्ड में आप इमेजिन करिए कि आप जिस एलिवेटर के अंदर हो वो एलिवेटर आपके पास जो है किसी एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ आपके पास जा रहा है, और वो एक्सेलरेशन आपके पास जो है वो एक्सेलरेशन आपके पास कोई भी आप उसकी वैल्यू ले सकते हो, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे आपके पास जो फोर्स है mg डाउनवर्ड्स और रिएक्शनल फोर्स r ऊपर। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था r क्या होता है? सेल्फ एडजस्टिंग। अगर a ऊपर की तरफ है r अपने आप अधिक हो जाएगा, r अपने आप अधिक हो जाएगा और इक्वेशन क्या बनेगी? r माइनस mg इज इक्वल टू m इंटू a। ये वही न्यूटन का सेकेंड लॉ है, F इज इक्वल टू ma। फोर्स क्या है? r और mg, लेकिन r अपने को अधिक कर लेगा mg से, और r माइनस mg इज इक्वल टू ma। r की वैल्यू किसके बराबर होगी? mg प्लस ma। मैं थोड़ा सा इस जगह पे रुकूंगा और आपको ये बताने की कोशिश करूंगा मैं। जब आप एलिवेटर के अंदर हैं और एलिवेटर एक मोमेंटरली ऊपर की तरफ चलना शुरू करता है तो उसके पास ये एक्सेलरेशन होगा ऊपर की तरफ। उस मोमेंट पे आपको ऐसा महसूस होगा, वो बहुत कम समय होगा, लेकिन उस मोमेंट पे आपको ऐसा महसूस होगा कि आपका वजन बढ़ गया एकदम से, आपके पाँव के ऊपर भार जो है वो एकदम से बढ़ गया, क्योंकि उस समय r की वैल्यू क्या होती है? mg प्लस ma। मान लीजिए एलिवेटर रेस्ट पे है और ये इसकी स्पीड आपके पास आ जाती है 2 मीटर पर सेकेंड या 3 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद तो फिर ये वाला मोशन होता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, फिर पता नहीं लगता। लेकिन जिस मोमेंट पे ये एलिवेटर ऊपर की तरफ चलना शुरू करेगा तो वो मोमेंट आप डिफाइन कर सकते हो कि हाँ ये एलिवेटर ऊपर की तरफ चलना शुरू कर गया, क्योंकि आपको एकदम से ऐसा लगेगा कि आपका वजन बढ़ गया। लेकिन ये बहुत कम समय के लिए है तो आपको बहुत सतर्क रहना पड़ेगा कि आप इस चीज को समझ सकें। एक और केस डेफिनेटली वो एक बहुत ही टेकन फॉर ग्रांटेड है कि हम अगला केस क्या लेने जा रहे हैं। अगर आपके पास ये एलिवेटर, ये बच्चों केबल है यहाँ पे, इस पे केबल लगी हुई होगी एलिवेटर पे, इस केबल की वजह से इस पे कंट्रोल होगा पूरा, लेकिन हमें तो सिर्फ इसके मोशन को डिस्कस करना है। यहाँ पे फिर आपके पास mg जो है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा, रिएक्शनल फोर्स ऊपर एक्ट कर रहा होगा, और एक्सेलरेशन अगर आपके पास अब नीचे की तरफ है तो r अपने को कम करेगा। हम लोगों ने लिखा हुआ था कि जो mg है वो फिक्स है, उसको नहीं चेंज कर सकते, लेकिन r आपके पास क्या होता है? सेल्फ एडजस्टिंग। सेल्फ एडजस्टिंग का मतलब r अपने को सिचुएशनली चीजों को चेंज करता रहता है। तो अब जैसी एक्सेलरेशन नीचे होगा r अपने को कम कर लेगा और इक्वेशन क्या बन जाएगी? mg माइनस r
इज इक्वल टू m इंटू ए। फिर से वही F इक्वल्स टू ma, ये नेट फोर्स हो गया। mg इस बारी अधिक है r से, तो mg माइनस r इक्वल्स टू ma। r को निकालोगे तो r की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, mg माइनस ma, या इसको और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकते हैं तो mg माइनस a। हम इस जगह पे एक बार फिर से रुकेंगे। अगर आपके पास एलिवेटर जैसे ही नीचे जाना शुरू करता है, आप खड़े हो, मान लीजिए आप 7th फ्लोर के ऊपर खड़े हुए हो एलिवेटर के अंदर, और आप जैसे ही एलिवेटर को नीचे के लिए ग्राउंड फ्लोर पे आप जाने के लिए बटन दबाओगे तो एलिवेटर नीचे जाएगा, तो उस मूवमेंट पे आपको ऐसा महसूस होगा वेटलेसनेस जैसा। आपको एक मूवमेंट के लिए ऐसा लगेगा कि आप गिर रहे हो, लेकिन हाँ फिर इमीडिएटली आपके पास ये एक्सेलरेशन गायब हो जाता है और स्पीड जो मेंटेन होती है उसी स्पीड के साथ अगले आधे मिनट तक या 1 मिनट तक एलिवेटर चलता है, एक्सेलरेटेड नहीं रहता। तो आपको ध्यान रखना है, अगर एलिवेटर ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है तो आपको कैसा महसूस होगा कि आपका वजन बढ़ गया। बहुत ज्यादा अगर एक्सेलरेट होगा आपको पाँव में दर्द हो जाएंगे, आपको ऐसा लगेगा कि आपका वजन बहुत बढ़ गया। लेकिन इस तरह का मोशन क्योंकि हमने आज तक किया नहीं तो इसको रियलाइज कराना मुश्किल है, लेकिन अगर ऐसा होगा तो ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन हाँ, जब वो नीचे आ रहा होगा तो एक मोमेंट के लिए आपको जरूर लगेगा कि हम गिर गए। और वो क्यों लगेगा, क्योंकि रिएक्शनल वैल्यू जो आप जिंदगी भर से mg महसूस करते आए हो वो इस वक्त क्या हो जाएगी, mg माइनस a। तो ये आपके पास एक सिचुएशन थी जिसमें हमने सिर्फ दो फोर्सेस के बारे में बात करी, एक mg और एक रिएक्शनल फोर्स। और इनको एक बार और फिर से इनके बारे में बात करके फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपके पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, तो अगर ये आपके पास mg है और mg आपके पास अगर एक्शन है, तो जो अर्थ का सेंटर है उस पे आपके पास जो फोर्स लग रहा होगा वो कौन सा फोर्स होगा, रिएक्शन। इसको हम पहले एक बार देख चुके हैं। ठीक इसी तरीके से अगर कोई भी ऑब्जेक्ट किसी सरफेस पे रखा हुआ है और इस सरफेस से अगर आपके पास इस पे कोई रिएक्शनल फोर्स है, तो आपके पास अगर आप देखोगे तो ये सरफेस से इस पे रिएक्शनल फोर्स ऊपर की तरफ थोड़ा सरफेस को अलग बनाएंगे और वही आपके पास रिएक्शनल फोर्स सरफेस पे नीचे की तरफ। ये एक्शन और रिएक्शन कपल होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है ये वेट क्यों पैदा होता है, अर्थ की वजह से। तो अगर वेट आपके पास एक्शन है तो रिएक्शन किस पे लगेगा, जो अर्थ का सेंटर है उस पे। ये रिएक्शनल फोर्स किस वजह से आता है, सरफेस की वजह से। तो अगर आपके पास एक्शन जो है वो इस ऑब्जेक्ट पे लगने वाला रिएक्शनल फोर्स है, तो जो इसका आपके पास इसका जो पेयर आएगा एक्शन रिएक्शन वाला वो किसके ऊपर लग रहा होगा, सरफेस के ऊपर लग रहा होगा। तो अभी हमने सिर्फ दो फोर्सेस पढ़े, mg और r, और उसके एक्शन और रिएक्शन कपल आपने समझे। अगर इसी को एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लें, एक एग्जाम्पल नहीं, मैं आपको 3 एग्जाम्पल दूंगा जिससे हम एक्शन रिएक्शन को और क्लियरली समझ सकें। ये मान लीजिए आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, ये किसी एक सरफेस के ऊपर रखा हुआ है, इसका मास m का है। तो हम एक बात करते हैं और वो बात किसकी होती है, FBD। FBD का मतलब है फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब आप इस पूरे ऑब्जेक्ट को एक पॉइंट की तरह ट्रीट करके काम करते हो और उस पर फोर्सेस दिखाते हो। आगे चल के आप देखोगे कि हम जो कुछ भी ये मोशन पढ़ रहे होते हैं वो मोशन एक्चुअली एक पॉइंट का होता है, और वो जिस पॉइंट की आप आगे चल के बात करोगे उसको सेंटर ऑफ मास कहते हैं। अभी बस आप इतना इमेजिन करिए कि ये पूरा ऑब्जेक्ट एक पॉइंट की तरह है। इस पे लगने वाले फोर्सेस कौन कौन से हैं, mg आपके पास डाउनवर्ड और एक सरफेस से मिलने वाला आपके पास नॉर्मल रिएक्शन n। तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि आपके पास इस पे एक mg डाउनवर्ड नॉर्मल रिएक्शन n। मान लीजिए इसी क्वेश्चन में मैं आपको एग्जाम्पल 2 आपको दूं मैं। एक ऑब्जेक्ट है m1, उसके ऊपर एक और ऑब्जेक्ट हमने रख दिया m2, और ये आपके पास सरफेस क्या आ गया जिसपे ये टिका हुआ है। ये पूरा आपके पास सिस्टम जो है ये रेस्ट पे है, ये सिस्टम आपके पास कहीं मूव नहीं कर रहा। बड़ा सिंपल सी बात है, m1 और m2 आपके पास आ गया। सरफेस और m1 के बीच में जो फोर्स है उसको n1 बोलेंगे, और m2 और m1 के बीच में जो फोर्स है उसे n2 बोलेंगे। आपको एक एक करके
एक्शन रिएक्शन और फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की आपको आदत डालनी है। तो सबसे पहला काम हमारे पास क्या होगा, हम M2 को ऑब्जर्व करें। अगर हम M2 को ऑब्जर्व करेंगे तो हमारा M2 क्या कहलाएगा, सिस्टम। और हम सराउंडिंग की बात करेंगे तो आप बड़े आराम से बता सकते हो कि इसके सराउंडिंग में सिर्फ कौन है, M1। तो ध्यान रखना, अगर हम M2 की बात करेंगे तो M2 के सराउंडिंग में सिर्फ कौन है, M1। तो जो कुछ भी M2 के साथ होगा, M2 पे जो भी फोर्स लगेगा वो किसकी वजह से लग सकता है, M1 की वजह से। M1 में आप कुछ भी करो उससे मतलब नहीं है, लेकिन जो M2 आपके पास होगा वो किसकी वजह से सारी चीजें होंगी, M1 की वजह से। तो अगर आप M2 की FBD बनाओगे तो M2G डाउनवर्ड, और ये जो N2 का नॉर्मल फोर्स है वो कहाँ लगेगा, ऊपर की तरफ, क्योंकि इस सिस्टम के पास कोई एक्सेलरेशन नहीं है। तो ये N2 और M2G बराबर हो जाएंगे, ये इक्वेशन 1। अगर आप M1 को सिस्टम मानोगे, अभी हम बहुत स्लो चल रहे हैं और चीजों को समझते हुए चल रहे हैं, एक बार आप ये सारी बातें समझ जाएंगे तो ये फोर्स कंसेप्ट आपको फिजिक्स के कई अच्छे लगने वाले चैप्टरों में से होगा। M1 अगर आपके पास सिस्टम है तो इसके सराउंडिंग में क्या बोला जाएगा, आप एक बार खुद से गैस करके देखिए। तो M1 अगर आपके पास सिस्टम है तो इसके सराउंडिंग में कौन आएगा, M2 और ये सरफेस। तो अब आप देखो, इसके ऊपर M1G तो लगना ही है, शुरुआत में मुझे बताना पड़ता है इसलिए बता रहा हूं। आप ये मत सोचिएगा कि ये M1 और M2G नीचे, नहीं, जिसका भी आप मास ले रहे हो सिर्फ वही M1G डाउनवर्ड। ये N1 का नॉर्मल रिएक्शन आपके पास ऊपर की तरफ लगेगा, ये N2 जो इस M2 पे ऊपर की तरफ लग रहा था इस M1 पे नीचे की तरफ लगेगा। तो ये आपके पास फोर्सेस हैं। आप ध्यान रखना, आप कभी भी जो किसी को फील कर सकते हो, क्या चीज फील करते हो, नॉर्मल रिएक्शन। आप कभी भी किसी का वेट नहीं फील कर सकते। अगर आपने किसी को अपने कंधे पे बैठा लिया, किसी छोटे बच्चे को, तो आप उस छोटे बच्चे का वेट नहीं फील कर रहे, आप उस छोटे बच्चे का नॉर्मल रिएक्शन फील करते हो। अगर आप वेइंग मशीन पे खड़े होते हो तो वेइंग मशीन कभी आपका वजन नहीं नाप के देती, वो वजन के बराबर जो चीज नाप के देखती है वो होता है नॉर्मल रिएक्शन। अगर आप वेइंग मशीन पे एकदम से कूद जाओ और आप मान लीजिए 60 किलो के हो तो वेइंग मशीन आपका वजन कितना दिखाने लगेगी, 70-80। आपको अगर अपना ठीक वजन नापना होता है तो उसके लिए आप क्या करते हो, वेइंग मशीन पे खड़े होते हो, थोड़ी देर के लिए स्टेबल होते हो, तब जाके आपके पास सुई आपको आपका करेक्ट वजन दिखाती है। वो आपके पास 60 या 65 जो हो वो आपके पास दिखाती है। सुई वाली मशीन की जगह डिजिटल है तो डिजिटल मशीन में आपके पास तब भी आपको थोड़े समय के लिए रुकना पड़ता है, तब जाके वो एग्जैक्ट वैल्यू आपको दिखाता है। वेट कौन महसूस कर सकता है, वेट mg वो सिर्फ अर्थ का सेंटर महसूस कर सकती है। हम और आप क्या महसूस करते हैं, हमेशा नॉर्मल रिएक्शन। तो कोई चीज आपके पास जब तक कांटेक्ट में नहीं आएगी तब तक आपको उसका भार महसूस नहीं होता। कांटेक्ट में आने के बाद जो महसूस होता है वो क्या चीज महसूस होती है, नॉर्मल रिएक्शन। तो ये सारी बातों को समझते हुए इस M1 के ऊपर क्या क्या फोर्स लग रहे हैं, M1G डाउनवर्ड, ये सरफेस से N1 ऊपर की तरफ, और इस M2G की वजह से एक नॉर्मल रिएक्शन नीचे की तरफ। और ये इक्वेशन आपके पास क्या आ जाएगी, N1 बराबर N2 प्लस M1G। इसको इक्वेशन 1 बोला था, इसको इक्वेशन 2 बोलो। अगर ये दोनों इक्वेशन आप जो है इनको ऐड करते हो तो आप देखोगे N1 बराबर M1G प्लस M2G। जो आप लगातार महसूस कर रहे थे कि भाई आपके पास ये दोनों का वजन सरफेस बेयर कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, लेकिन वो किस फॉर्म में बेयर कर रहा है, N2 प्लस M1G। वो N2 की वैल्यू किसके बराबर है, M2G के बराबर है। ये छोटे छोटे पॉइंट जब आप न्यूमेरिकल की तरफ पहुंचोगे तो बहुत काम आएंगे। अगर मैं आपसे बोलूं FBD ऑफ M1 प्लस M2, M1 प्लस M2 बोलते ही ये आपके पास पूरा एक सिस्टम बन गया, दिस इज M1 प्लस M2। और अगर ये पूरा एक सिस्टम बन गया, ये आपका सिस्टम है अगर, तो इसकी सराउंडिंग में आपके पास कौन सी चीज आएगी, इसके सराउंडिंग में सिर्फ और सिर्फ सरफेस जो है वो आएगा, यानी ये N1 का फोर्स दिखाई पड़ेगा। आप क्या लिखोगे, M1 प्लस M2G डाउनवर्ड, N1 ऊपर, और इक्वेशन क्या आ गई, N1 इज इक्वल टू M1 प्लस M2G। जैसे आपने M1 और M2 सिस्टम लिया एक पूरा, तो इनके बीच में लगने वाला जो N2 का फोर्स था वो अब आप नहीं देख पाओगे।
यानी ये आपके पास अब N2 का फोर्स क्या हो गया, इंटरनल फोर्स। तो अगर आपको इंटरनल फोर्स देखना है तो इस पार्ट को अलग से डिस्कस करोगे तो N2 दिखेगा, या M1 को अलग से डिस्कस करोगे तो N2 दिखेगा। लेकिन अगर आपने दोनों पार्ट एक साथ ले लिए तो N2 आपको नहीं दिखाई पड़ेगा। अगर आप बनाओगे भी तो N2 नीचे और N2 ऊपर, वो कैंसिल हो जाएंगे, तो वो अननेसेसरी दिखाने की जरूरत नहीं होती। तो फिर से एक दफा हम न्यूटन के सेकंड लॉ, जो कि रियल लॉ है, उसकी बात करें तो वो आपको बोलते हैं नेट एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। तो एक्सटर्नल वर्ड का मतलब ही यही है कि जो सिस्टम है उस सिस्टम के साथ ठीक बाउंड्री से टच करती हुई जो चीजें हैं वही क्या लगाती हैं, एक्सटर्नल फोर्स। अर्थ एक अलग चीज है भाई, आप हवा में हो तो भी अर्थ आपके पास उसे खींच लेती है, आपको वो खिंचाव दिखता नहीं है, इसलिए हम आगे चल के वहां फील्ड की बात भी करते हैं। तो अदरवाइज जब भी फोर्सेस आपको बात करनी होती है तो फोर्स की अगर आप बचपन से डेफिनेशन देखोगे तो फोर्स की डेफिनेशन पुश या पुल, यानी फोर्स आपको दिखते हैं, या तो धक्का देते हुए आपको दिखाई पड़ेगा या खींचते हुए दिखाई पड़ेगा, कुछ फोर्सेस को छोड़ के, जिसमें से इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटिक और ग्रेविटेशनल फोर्स हैं। अदरवाइज बिना टच किए आप किसी पे फोर्स नहीं लगाओगे। ये आपके पास दो क्वेश्चन आपने समझे और देखे। इससे पहले आपने देखा कि किस तरह से नॉर्मल फोर्स बदल सकता है। यानी अगर आप वापस से एक बार मैं एलिवेटर वाले केस में जाऊं, तो एलिवेटर वाले केस में मैं अगर जाता हूं और मान लीजिए मेरा मास जो है वो 75 kg है, तो अगर मैं एलिवेटर के अंदर हूं और एलिवेटर रेस्ट पे है या यूनिफॉर्म मोशन पे है, यूनिफॉर्म मोशन का था कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर नीचे, तो इक्वेशन क्या होगी, mg और r बराबर होंगे। और मैं मान लो किसी वेइंग मशीन के ऊपर खड़ा हुआ हूं, ये वेइंग मशीन है जिस पे खड़ा हूं, तो वो रीड क्या करेगी वेइंग मशीन, mg। mg का मतलब 750 न्यूटन रीड करेगी, और आपको क्योंकि केजी में मास लेने की आदत है तो वो आपको क्या दिखा देगी कि आपका मास कितना है, 75 kg। g की वैल्यू आप 10 लोगे। लेकिन अगर वही वेइंग मशीन अलग रीडिंग दिखाएगी, अगर मान लीजिए मैं 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर की तरफ जा रहा हूं, तो ये पूरी इक्वेशन अब आपके पास क्या बन जाएगी, r माइनस एम जी। आर इंक्रीज हो जाएगा, ये किसके बराबर हो जाएगी, ma, और r की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, m टाइम्स जी प्लस ए। m टाइम्स जी प्लस ए का मतलब आपके पास 75, जी प्लस ए का मतलब 12। अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 0 6 12 7 आपके पास 84 90। यानी अपरेंटली सुई क्या दिखाएगी, 90 kg। मैं हूं कितने का, 75 kg का, लेकिन वो सुई अगर वेइंग मशीन यहाँ पे रखी हुई है और ये ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, तो मेरा वजन कितना दिखाई पड़ने लगेगा, 90 kg। और ना सिर्फ दिखाई पड़ने लगेगा, मुझे अपने पाँव पे भी ऐसा महसूस होगा कि मैं 90 किलो का हो गया हूँ। वहीं अगर ये आपके पास किसी सेम एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ आ रही है तो इस r को अपने आप से कम होना पड़ेगा। इक्वेशन क्या होगी, mg माइनस आर इक्वल्स टू ma। r की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी, mg माइनस ma। r बराबर आपके पास 75 और 8, और इसको आप करोगे 8 5 40, 7 8 56, 60 600 न्यूटन। यानी वो सुई आपको कितना दिखा रही होगी, 60 kg। तो आप समझ सकते हो कि अगर मैं 75 किलो का हूं, फिर 75 kg मेरा मास है, और अगर ये लिफ्ट एक्सेलरेट करके ऊपर जा रही है तो मेरा मास कितना आपको दिखाई पड़ने लगेगा, 90 kg। और वही लिफ्ट अगर आपके पास नीचे आ रही है तो मेरा मास कितना दिखाई पड़ने लगेगा, 60 kg। अगर हम बात करते हैं वापस से वेट की प्लस नॉर्मल फोर्स की, तो एक न्यूमेरिकल और लेंगे। मान लीजिए कोई इंक्लिनेशन है और ये इंक्लिनेशन आपके पास क्या है, थीटा। इस थीटा पे आपके पास एक ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पे रख दिया, और थोड़ी देर के लिए इमेजिन करिए ये आपके पास फ्रिक्शनलेस है। तो जब आप FBD बनाते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम आप जब बनाते हैं, FBD का फुल फॉर्म क्या होता है, फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब आपको जिस ऑब्जेक्ट के बारे में बात की गई है उसके अलावा बाकी सारी चीजें छोड़ दोगे, सिर्फ उसको आप कंसीडर करोगे, उसका मास, और फिर उसकी सराउंडिंग से जो कुछ भी यूज हो रहा है, जो कुछ भी लग रहा है, वो आप देखते हो। तो जब आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हो तो एक एक्सिस आप वो बनाते हो जो अलोंग द मोशन होता है,
और एक एक्सिस आप वो बनाते हो जो परपेंडिकुलर टू द मोशन होता है। ये तरीका है आपके पास, आप समझ जाओगे ये हम ऐसा क्यों करते हैं। और इस जो दो एक्सिस आपके पास हैं, जितने भी फोर्सेस होंगे वो इन्हीं एक्सिस के अलोंग आपको रिजॉल्व करने होंगे। आपको मैं पहले यहाँ पे भी रिजॉल्व करके दिखा रहा हूँ, फिर वहां पे भी। यहाँ से यहाँ स्विच करने में आपको थोड़ा सा समय लगेगा, थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए। इस ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर कोई पहला फोर्स आप बताओगे, जो आप हमेशा बताते हो, वो mg, और इस सरफेस से आपके पास क्या लग रहा होगा, रिएक्शनल फोर्स r। हमें हमेशा कौन से फोर्सेस चाहिए, जो मोशन के अलोंग हो और मोशन के परपेंडिकुलर। r का कुछ नहीं करना। इस mg को अगर आप देखोगे थोड़ा, तो आप देखो ये अगर आपके पास एंगल थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, ये थीटा होगा। फोर्सेस को आप रिजॉल्व कर सकते हो। लास्ट क्लास में अगर आप देखोगे तो हमने देखा था कि हम दो वेक्टर क्वांटिटी को एक लिख सकते हैं और एक वेक्टर क्वांटिटी को दो क्या कई पार्ट में कर सकते हैं, लेकिन हम जनरली दो पार्ट में करते हैं। और वो दो पार्ट भी क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। क्या हम किसी और एंगल में भी रिजॉल्व कर सकते हैं, जैसा मर्जी आप उस एंगल में रिजॉल्व कर सकते हो, लेकिन सिंप्लिसिटी के लिए हम इस फोर्स को दो पार्ट में रिजॉल्व करते हैं। और वो दो पार्ट क्या कहलाते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। एक कंपोनेंट आपके पास ये होगा और एक कंपोनेंट ये। तो जो थीटा के साथ लगा हुआ कंपोनेंट होता है उसको आप mg cos थीटा बोलते हो। जो थीटा के साथ आपके पास नहीं होता उसे mg sin थीटा बोलते हो। ये बिल्कुल जो आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है उसमें आप बना के देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और इस फोर्स को अब आप भूल जाओ, ये फोर्स आप भूल जाओ, क्योंकि आपने दो हिस्से इसके कर लिए। या आपके पास जो वेक्टर क्वांटिटी थी उसको आपने उसके कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लिया, उसको भूल जाओ। यानी कुल मिला के अब आपके पास फोर्सेस क्या क्या दिखाई पड़ रहे हैं, mg sin थीटा r, और ये क्या दिखाई पड़ रहा है, mg cos थीटा। और आपको बहुत अच्छे से पता है कि मोशन जब होगा तो वो किसके अलोंग होगा, इस सरफेस के अलोंग होगा। एक्सेलरेशन होगा तो इस सरफेस के अलोंग एक्सेलरेशन होगा। तो जहां पे परपेंडिकुलर होता है वहां कोई मोशन नहीं है, तो वहां के फोर्सेस तो आप रिजॉल्व, वहां के फोर्सेस आप बैलेंस कर देते हो। इक्वेशन 1 अभी इसकी जरूरत नहीं है, इनकी जरूरत पड़ेगी जब फ्रिक्शनल फोर्स पिक्चर में आएगा। तो अभी से आदत डाल लो कि एक तो ये आपके पास बैलेंस हो गए, दूसरा ये mg sin थीटा ही वो फोर्स है जिसको न्यूटन ने अपने सेकेंड लॉ में क्या बोला है, नेट एक्सटर्नल फोर्स। तो F इज इक्वल टू m इंटू ए, तो mg sin थीटा इज इक्वल टू m इंटू ए। तो ये जो ऑब्जेक्ट आपके पास नीचे की तरफ मूव कर रहा होगा वो कितने आपके पास एक्सेलरेशन से मूव कर रहा होगा, g sin थीटा। जब आप बहुत सारे न्यूमेरिकल करने लगते हैं इस तरह के, तो आपको लगभग समझ में आ जाता है कि किसी इंक्लिनेशन पे जो आपके पास वेट का कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, mg sin थीटा। आप खुद इमेजिन करिए कि अगर थीटा 0 हो जाए, यानी ये सरफेस हॉरिजॉन्टल हो जाए, तो आपके पास ये कंपोनेंट गायब हो जाएगा। और थोड़ी देर के लिए, क्योंकि थीटा 0 हो गया, और थोड़ी देर के लिए इमेजिन करिए कि ये सरफेस परपेंडिकुलर हो जाए, तो आपके पास ये मैक्सिमम हो जाएगा mg, और ये फ्री फॉल वाली सिचुएशन आपके पास आ जाएगी। तो थोड़ी बहुत बातचीत करते हुए कि जो हम कर रहे हैं वो हमारे लिए हमें समझ में भी आना चाहिए, रिलेवेंट भी लगना चाहिए। थीटा 0 तो ये mg गायब, ये ब्लॉक मूव नहीं करेगा। और अगर ये थीटा 90 डिग्री तो ये ब्लॉक g के एक्सेलरेशन से नीचे गिरना शुरू होगा, ये फोर्स 0 हो जाएगा। यानी अब इस सरफेस, और अगर ये 90 डिग्री हो गया तो ये गायब, यानी कोई कांटेक्ट नहीं रहा। रिएक्शनल फोर्स के गायब होने का मतलब कि सरफेस और ऑब्जेक्ट के बीच में आपके पास कोई भी कांटेक्ट नहीं है। मैं काफ़ी जल्दी बोलता हूँ बिना रुके, और रीज़न यही है कि हमें 40 मिनट्स में चीज़ें कवर करनी है। आपके पास ये रिकॉर्डिंग रहेगी, आप उसे कितनी ही बार देख सकते हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा बेयर करेंगे हम सब मिलकर। तो एक बार अगर आपके पास एक्सेलरेशन की वैल्यू g sin थीटा आती है, और मान लीजिए मैं थीटा जो है थोड़ी देर के लिए आपको बोलता हूँ कि 30 डिग्री है आपके पास, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई, 10 इंटू साइन 30। साइन 30 की वैल्यू आपको पता है हाफ होती है, तो इट इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसके बाद से जैसी एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा, फिर आप इसके लिए फ्री हो, आप v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यानी आप किस तरफ आ जाओगे, काइनेमेटिक्स में। और जब तक आप एक्सेलरेशन को निकाल रहे हो वो आपके पास कौन सा पार्ट कहलाता है, डायनामिक्स।
यानी पूरी मैकेनिक्स दो पार्ट में बटी हुई है, काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स। काइनेमेटिक्स का मतलब आपको कैसे एक्सेलरेशन आया उसकी जरूरत नहीं, डायनामिक्स का मतलब एक्सेलरेशन कैसे आया, या आप इनफैक्ट यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं दिया था, एक ऑब्जेक्ट को इंक्लाइन प्लेन पे रख दिया और आपसे कहा कि बताओ 5 सेकंड के बाद ये कितनी दूरी पे होगा, तो आपने बिना बोले पहले फोर्सेस को समझा, फोर्सेस रिजॉल्व करे, एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाली। अब आप बता सकते हो कि 5 सेकंड में ये कितना डिस्टेंस चलेगा इस इक्वेशन से, और इनिशियल स्पीड के बारे में आपको बता दिया जाएगा कि रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है या इसकी अपनी कोई स्पीड भी है। तो आपने अभी दो फोर्सेस के बारे में पढ़ा, और वो दो फोर्सेस हमारे पास कौन कौन से थे, एक हमारा वेट था और दूसरा हमारे पास था नॉर्मल रिएक्शन। और जैसा बोला कि ये दोनों फोर्सेस, ऐसा हो नहीं सकता कि आपको कभी ना दिखाई पड़े। तीसरा फोर्स जो आप लोग कई बार देखने को मिलेगा वो आपके पास क्या है, टेंशन। मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि ये एक फोर्स ही है, तो आपके पास इसकी यूनिट भी आपके पास क्या होगी, न्यूटन में, और इसको रिप्रेजेंट बस टी से करते हैं, एफ की जगह टी से करते हैं, तो टेंशन टी से है। ये हमेशा ध्यान रखना बच्चों, एक पुलिंग फोर्स होगा। जो टेंशन होगी, जो स्ट्रिंग होगी, उससे आप हमेशा क्या कर सकते हो, पुल कर सकते हो, पुश नहीं कर सकते। फोर्स की डेफिनेशन क्या है, पुल और पुश। लेकिन हम जो पढ़ेंगे रस्सी या स्ट्रिंग बात करेंगे, रस्सी में तो आपके पास जो है उसका आपका मास होता है, लेकिन स्ट्रिंग का मतलब एक धागा। हम हमेशा टेंशन किस में बात करेंगे, एक स्ट्रिंग के अंदर बात करेंगे। स्ट्रिंग को कैसे एज्यूम किया जाएगा, मासलेस। आप इमेजिन करिए एक बहुत पतली, बहुत अच्छी सी लोहे की केबल की तार है और उसका वजन कितना है, 10 ग्राम, और वो कितने वेट को उठा सकती है, 10 केजी। तो अगर कोई चीज 10 केजी को उठा रही है और उसका वजन 10 ग्राम है, तो हम उसको नियर अबाउट मासलेस ट्रीट करके हम आसानी से चीजें कर सकते हैं। मासलेस बोलने से उस पूरी स्ट्रिंग के ऊपर जो टेंशन होगी वो सेम होगी, मास ले लिया तो टेंशन बदल जाती है। इसलिए सिंप्लिसिटी के लिए, टेंशन पढ़ने के लिए हम सबसे पहले किसकी बात करते हैं, धागे की, और वो धागा कैसा होगा, मासलेस। उसकी मजबूती इतनी होगी कि वो कुछ ऑब्जेक्ट्स को अपने साथ बांध सकें। ये पुलिंग फोर्स है। इसके अलावा भी जो मदद करती है बात, वो क्या मदद करती है, अवे फ्रॉम द बॉडी। जब भी आपके पास कोई चीज ये स्ट्रिंग से लगी हुई होगी, तो जो फोर्स दिखाओगे, जो टेंशन दिखाओगे, इट इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द बॉडी, ऑलवेज अवे फ्रॉम द बॉडी। अगर मैं आपसे बोलूं कि ये सीलिंग है, छत है ये, और इस छत से, ये स्ट्रिंग से ये ऑब्जेक्ट लटका हुआ है एम मास, तो अब इस ऑब्जेक्ट में आप टेंशन कैसे दिखाओगे, इस तरीके से। और ये जो एरो है ये आपके पास इसी चीज को बता रहे हैं, अवे फ्रॉम द बॉडी। तो आपके पास इस ऑब्जेक्ट के ऊपर टेंशन कहाँ लग रही है, ऊपर की तरफ। सीलिंग से पूछोगे तो उस पर टेंशन कहाँ लग रही है, नीचे की तरफ लग रही है। और यही आपके पास जो है एक्शन और रिएक्शन कपल है। इस पे टी टेंशन एक्शन है, तो सीलिंग पे रिएक्शन है। और आपको पता है जितने फोर्सेस हैं, फोर्सेस में रियल फोर्स भी होते हैं, सूडो फोर्स भी होते हैं। हमारा जो 4th लेक्चर होगा उसमें हम सूडो फोर्स के ऊपर सारा का सारा 40 मिनट देंगे। अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो रियल फोर्सेस है। और कोई फोर्स, रियल और सूडो फोर्स क्या होते हैं, रियल फोर्स में आपके पास जब भी पैदा होंगे एक्शन और रिएक्शन में होंगे। और आगे चल के आप देखोगे हम सूडो फोर्स की बात भी करेंगे, और सूडो फोर्स में एक्शन तो दिखाई पड़ेगा, रिएक्शन आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। इसलिए हमने उस फोर्स का नाम ही क्या रख दिया, झूठा फोर्स, सूडो फोर्स। लेकिन उसके लिए अभी आपको 2 और वीडियोस का वेट करना पड़ेगा। तो ये टी की टेंशन ऊपर की तरफ, टी की टेंशन नीचे की तरफ। और अगर इस बार आप इसकी एफबीडी बनाओगे तो mg डाउनवर्ड। इस बार कोई नॉर्मल रिएक्शन इस पे नहीं लग रहा होगा, टी की टेंशन आपके पास कहाँ होगी, ऊपर की तरफ, और इस पे कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो टी बराबर किसके हो जाएगा, mg के, ये आपके पास होगा। अगर मान लीजिए किसी सिचुएशन में ये ऑब्जेक्ट आपके पास इस तरीके से बंधा हुआ है, यहाँ पे और यहाँ पे, एक इस जगह से बंधा हुआ है, एक इस जगह से बंधा हुआ है, तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि इस पे फोर्सेस क्या क्या लगेंगे, एक mg डाउनवर्ड इधर, T1 की टेंशन इधर, T2 की टेंशन इधर। तो आपके पास इस तरह से टेंशन हमेशा, आप देख रहे हो, टेंशन इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द बॉडी, टेंशन इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द बॉडी। आप कभी भी रस्सी से किसी चीज को धक्का नहीं दोगे, रस्सी से हमेशा उस चीज को आप खींचोगे। अब इसके ऊपर भी बिल्कुल सिमेट्रिकल क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन हमने अभी नॉर्मल फोर्स से रिलेटेड किए थे, वैसे ही क्वेश्चन अगर हम बात करते हैं, थोड़ी देर के लिए इमेजिन करिए, ये आपके पास एक बहुत लंबी रस्सी है, ये आपके पास ग्राउंड है,
और रस्सी पे सबसे मजे से चलने वाला जो आपके पास जीव है वो बंदर है, तो ये एक बंदर है m मास का। तो आप एक बंदर आपने बना दिया और उसका मास कितना है m है और वो रस्सी से लटका हुआ है। तो अगर आप इस बंदर की बात करोगे कि ये आपके पास एक सिस्टम है, तो इसकी सराउंडिंग आपके पास क्या हो जाएगी, इसकी सराउंडिंग सिर्फ और सिर्फ क्या होगी, स्ट्रिंग होगी। ये बातें आपस में आप करते रहोगे, अपने आप से आप करते रहोगे कि ये सिस्टम है, इसकी सराउंडिंग क्या है, सराउंडिंग क्या है, स्ट्रिंग। हाँ, अर्थ को आप इग्नोर नहीं कर सकते, अर्थ इसको लगातार खींचेगी ही। तो इसके ऊपर जो फोर्सेस लगेंगे वो क्या क्या लगेंगे, एक mg डाउनवर्ड और एक t की टेंशन ऊपर। तो आपके पास ये बंदर रेस्ट पे हो या बंदर यूनिफॉर्म मोशन में हो। यूनिफॉर्म मोशन में आपको कई बार आपने पढ़ा भी होगा, क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हो, या तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रहा हो या कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे जा रहा हो, रेस्ट हो या यूनिफॉर्म मोशन हो, t की वैल्यू किसके बराबर होगी, mg के बराबर। यानी आपके पास ये किसमें जो है कंफर्टेबल महसूस कर रहा होगा, या तो रेस्ट या यूनिफॉर्म मोशन। आप भी अगर रनिंग करते हो तो आपको हमेशा ध्यान रहता होगा कि आप एक स्पीड से जब तक चलते हो तब तक आपको एक्सर्शन नहीं होता। अगर आप कंटिन्यूअसली अपनी स्पीड कम ज़्यादा करोगे तो ज़्यादा एक्सर्शन होगा। अगर आपको हार्ड ट्रेनिंग लेनी है तो उसमें क्या करते हैं, आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, वो जो आना जाना है वो चीज़ आपके एक तरह से क्या चीज़ करती है, उस यूनिफॉर्म मोशन को ब्रेक करती है और मोशन को क्या करती है, एक्सेलरेट करती है, जिससे आपके शरीर का ज़्यादा मसल्स यूज हो, एक्सर्शन ज़्यादा हो। एनीवे वापस आते हैं, ये बंदर आपके पास रेस्ट पे हो या यूनिफॉर्म मोशन पे हो, इस पे टी की टेंशन ऊपर की तरफ, इसने रस्सी पकड़ी हुई है, और mg डाउनवर्ड। अब नेक्स्ट दो केसेस आप इसमें और क्या क्या पढ़ोगे। पहला केस कि ये ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, तो इसके ऊपर जो फोर्सेस लग रहे हैं वो कौन कौन से हैं, mg डाउनवर्ड, t ऊपर की तरफ, और एक्सेलरेशन आपके पास ऊपर की तरफ। तो ये t भी कैसा होगा, सेल्फ एडजस्टिंग, ठीक नॉर्मल रिएक्शन की तरह। ये बड़े साधु संत टाइप फोर्सेस हैं, टेंशन, नॉर्मल रिएक्शन अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। ये कैसा फोर्स है, राजा टाइप का, ये अपने को एडजस्ट नहीं करता, इट इज ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड। तो इसमें इक्वेशन आपके पास क्या बनेगी, t माइनस mg इज इक्वल टू ma। तो t की वैल्यू आपके पास किसके बराबर हो जाएगी, mg प्लस ma। तो डेफिनेटली अगर मैं बंदर से पूछूंगा कि ज्यादा मुश्किल क्या है, ऊपर की तरफ चढ़ना या नीचे, तो आंसर बंदर क्या, हम और आप भी अगर बात करें, आप अगर इतनी स्विफ्टली चढ़ सकते होगे तो इट इज डिफिकल्ट टू क्लाइंब अप। जब आप ऊपर चढ़ते हो और एक्सेलरेट कर रहे होते हो तो आपके पास आपको अपने वजन के अलावा इस अमाउंट ऑफ फोर्स भी जनरेट करना होता है, यानी t mg प्लस ma। ये रस्सी को ज्यादा स्ट्रांगली खींच रहा होगा, तब जाके ये टेंशन डेवलप हो रही होगी, और वो क्या प्रोवाइड कर रही होगी, mg प्लस ma। वहीं अगर ये आपके पास नीचे आना होगा तो ये रस्सी को ढीला छोड़ देगा, टेंशन कम कर देगा। इक्वेशन क्या हो जाएगी, mg माइनस t, दिस इज नेट फोर्स ma। ध्यान रखना ma कोई फोर्स नहीं है, ma कोई फोर्स नहीं होता, ma सिर्फ इफेक्ट है, ma नाम का कोई फोर्स नहीं है। m इंटू ए क्या फोर्स होता है, बिल्कुल नहीं होता। फोर्स वेट होता है, फोर्स नॉर्मल रिएक्शन होता है, फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, मैग्नेटिक फोर्स होता है। ma इफेक्ट है, ma काइनेमेटिक्स है। तो ये फोर्स है, ये फोर्स को हम किसके बराबर रखते हैं, ma। जैसे ये सोना है, इसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, रुपए में कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्जन पॉसिबल है, लेकिन रुपया सोना नहीं होता, आप रुपए के माला नहीं पहन सकते। तो ये सोना है, ये आपके पास रुपए, दिस इज फोर्स एंड दिस इज इफेक्ट। तो t की जगह आप यहाँ पे क्या लिखोगे, mg माइनस ma। तो डेफिनेटली अब आपको दिखाई पड़ रहा है टेंशन कम हो जाएगा। यानी अगर रस्सी की एक स्ट्रेंथ है आपके पास, और एक स्ट्रेंथ का मतलब यील्ड स्ट्रेंथ कहते हैं, हर एक चीज की एक यील्ड स्ट्रेंथ होती है। यील्ड स्ट्रेंथ का मतलब उससे ऊपर जाओगे तो वो चीज ब्रेक हो जाएगी। तो मान लीजिए रस्सी की यील्ड स्ट्रेंथ आपके पास है 400 न्यूटन, यानी इससे ज्यादा टेंशन पे वो टूट जाएगी। बंदर का मास जो है वो आपके पास है, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए 15 केजी। तो हमारे पास सवाल ये पूछा जा सकता है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन, और मैक्सिमम एक्सेलरेशन किसके लिए, क्लाइंबिंग अप। नीचे आना, ऊपर जाना, अगर ये ऊपर जाते समय एक एक्सेलरेशन है उसमें बच गया तो फिर बाकी आपके पास कहीं दिक्कत नहीं है।
तो आपके पास कौन सी इक्वेशन यूज करोगे, T इज इक्वल टू एम जी प्लस एम ए, ये ऊपर जा रहा है, T की जगह मैक्सिमम कितना ले सकते हो आप 400, m आपके पास कितना है 15, g कितना है 10 प्लस a, तो आप यहाँ पे 10 प्लस a, ये आपके पास कितना हो जाएगा 400/15, इसको सॉल्व करोगे तो 80/3, तो a की वैल्यू आपके पास अगर आप देखो तो 50/3, तो 50/3 की वैल्यू आपके पास लगभग 1, और ये आपके पास 17 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन आपके पास बंदर के लिए क्या हो सकता है 17 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इससे ऊपर का एक्सेलरेशन वो नहीं लेके आ सकता। अगर इससे ज़्यादा एक्सेलरेशन लेके आएगा तो ये जो स्ट्रिंग है ये टूट जाएगी, क्योंकि इसकी यील्ड स्ट्रेंथ कितनी है 400 न्यूटन, इससे ज़्यादा ये नहीं ले सकता। तो अभी हमने 3 फोर्सेस को देखा, वो 3 फोर्सेस आपके पास कौन कौन से हैं, एक आपके पास वेट है जो कभी चेंज नहीं होता, वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है। दूसरा फोर्स आपने देखा वो आपके पास नॉर्मल रिएक्शन है, सरफेस के नॉर्मली लगता है। तीसरा फोर्स आपने देखा जो अभी आपने सीखा वो आपके पास टेंसाइल फोर्स है, टेंशन है आपके पास, और वो टेंशन आपके पास हमेशा एक पुलिंग फोर्स होती है, और ये आपके पास जब आप किसी स्ट्रिंग का केस लेते हो तो उसमें आपके पास ये लगती है। तो आज हमने 3 फोर्सेस को देखा। नेक्स्ट आपके पास जो लेक्चर 3rd होगा उसमें हम पहले इन तीनों फोर्सेस को लेके कुछ क्वेश्चंस करेंगे, यानी आप उन फोर्सेस को जो mg नॉर्मल रिएक्शन और टेंशन है उसको लेके फोर्स करेंगे, और फिर हम एक फोर्स और इंट्रोड्यूस करेंगे, और वो फोर्स हमारे लिए कौन सा फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स हम पढ़ेंगे। तो जो 3rd पार्ट है उसके लिए आप जो है इन सारी चीज़ों को एक बार तैयार करके पढ़ के आइएगा।